जनन की पद्धतियां समझाइए। पद्धतियां समझाइए। या तो ऐसा बोलेगा, एकल जीव में अलैंगिक प्रजनन की या जनन की पद्धतियां समझाइए। पद्धतियां समझाइए। तो दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। अब एकल जीव यानी एक कोशिकीय सजीव। एक कोशिकीय सजीव, जीव बोलो सजीव बोलो दोनों एक ही वस्तु है। तो एकल जीव यानी एक कोशिकीय सजीव, उसमें आपको अलैंगिक जनन की पद्धतियां क्या करनी है, समझानी है। तो देखो अलैंगिक जनन की 6 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? नंबर 1 विखंडन। नंबर 1 विखंडन। नंबर 2 खंडन। नंबर 3 पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, इसको पुनर्जनन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। और फिर चौथा आता है, यहाँ पर आता है मुकुलन। मुकुलन को बोलते हैं कलिका सर्जन। क्या बोलते हैं? और फिर 5वां आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसी को बोलते हैं वानस्पति। क्या बोलते हैं? जनन। और छठा आता है बीजाणु समासम। तो ये 6 पद्धतियां हैं। तो देखो यहाँ पर अलैंगिक जनन की कितनी पद्धतियां? 6। पहला विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा पुनरुद्भवन, चौथा मुकुलन, 5वां कायिक प्रवर्धन और छठा है बीजाणु समासम। अब पहला हम पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय सजीव की कोशिका विभाजित होकर, क्या होकर? विभाजित होकर नया सजीव बनाती है। उस क्रिया को विखंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखा यहाँ पर एक कोशिकीय सजीव की कोशिका, एक कोशिकीय सजीव की बड़ा क्या होकर? विभाजित होकर, क्या होकर? बड़ा नया सजीव बनाती है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अब विखंडन के 2 प्रकार है। पहला है विखंडन के कितने प्रकार? पहला है द्विखंडन, और दूसरा है बहुखंडन, अथवा इसको बोलते हैं द्विभाजन, अथवा इसको बोलते हैं बहुभाजन। आगे में तो पहला मैंने कहा विखंडन के कितने प्रकार? द्विखंडन अथवा बहुखंडन। अब द्विखंडन जो होता है वो किसके अंदर होता है? तो अमीबा में। किसके अंदर? अमीबा में और पैरामीशियम में। अमीबा में क्या होता है कि ये अमीबा है अनियमित आकार का होता है, जैसा बन जाए वैसा। एक कोशिकीय सजीव है, एक ही कोशिका का बना होता है। तो अमीबा में सबसे पहले क्या बनती है? खांच। क्या बनती है? खांच बनती है। और फिर उसके कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का समविभाजन होता है। क्या होता है? समविभाजन होता है। क्या होता है? अब क्या होता है कि ये खांच गहरी बनती है और एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ जाती है। एक दूसरे से क्या होती है? और फिर दोनों बार अमीबा इस खांच में से एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग।
और अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से एक अमीबा में से कितने अमीबा बने? यानी कि एक कोशिकीय सजीव में से दो एक कोशिकीय सजीव बनने की क्रिया को द्विखंडन अथवा द्विभाजन कहते हैं। क्या लिखने का कि एक कोशिकीय सजीव में से दो एक कोशिकीय सजीव बनने की क्रिया को द्विखंडन अथवा द्विभाजन कहते हैं। किसके अंदर होता है? अमीबा में। और अमीबा में सबसे पहले क्या बनती है? खांच। फिर उसके कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्यिका क्या होता है? समविभाजन होता है। समविभाजन होता है, यानी समविभाजन होने पर दो समान भागों में क्या होता है? बढ़ता है। फिर ये खांच क्या होती है? गहरी बनती है और एक दूसरे से जुड़ जाती है। क्या होती है? फिर दोनों बाल अमीबा इस खांच में से एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग, और अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्विखंडन। क्या बोलते हैं? अब आता है बहुखंडन। क्या होता है? बहुखंडन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम में। किसमें? प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि कई बार कोशिका में रहे कोशिका केंद्रक का कोशिका के अंदर ही अनेक बार विभाजन होता है। कोशिका के अंदर ही अनेक बार क्या होता है? और नए कोशिका केंद्रक का निर्माण होता है। नए कोशिका केंद्रक का क्या होता है? यानी नए कोशिका केंद्रक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब क्या होता है कि उसके आसपास कोशिका द्रव्य क्या होता है? लिपटता है। तो ये एक नया सजीव बनता है। एक नया क्या बनता है? सजीव बनता है। अब जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये नए सजीव उनके ऊपर रहे आवरण को तोड़कर कहाँ जाते हैं? बाहर। और बाहर आकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्र रूप से अपना जीवन क्या करते हैं? तो एक कोशिकीय सजीव में से एक कोशिकीय सजीव में से अनेक एक कोशिकीय सजीव बनने की क्रिया को कोशिकीय सजीव बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बहुखंडन अथवा बहुभाजन कहते हैं। लिखने का एक कोशिकीय सजीव में से अनेक एक कोशिकीय सजीव बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बहुखंडन कहते हैं अथवा क्या बोलते हैं? बहुभाजन। लिखने का कई बार कोशिका में रहे, कई बार कोशिका केंद्रक का कोशिका के अंदर ही अनेक बार क्या होता है? विभाजन, और नए कोशिका केंद्रक का निर्माण होता है। फिर उसके आसपास कोशिका द्रव्य क्या होता है? लिपटता है और एक नई इकाई बनती, यानी एक नया क्या बनता है? सजीव। फिर ये नए सजीव जब उनकी अनुकूल क्या आती है परिस्थिति, तो उनके ऊपर है आवरण को तोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं? बाहर। और बाहर आकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसको बोलते हैं बहुखंडन अथवा तो बहुभाजन कहते हैं। कल हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन की, जनन यानी प्रजनन की विभिन्न पद्धतियां, तो मैंने बताया था आपको कि अलैंगिक जनन की हमारी किताब में कितनी पद्धतियां हैं? 6। कितनी पद्धतियां हैं? जिसमें से कल हमने पहली पद्धति पढ़ी थी, कौन सी? विखंडन। विखंडन का मतलब होता है विभाजन। क्या होता है? अच्छा, विभाजन के 2 प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था द्विखंडन, और एक पढ़ा था बहुखंडन, बहुखंडन। आज हमको पढ़ना क्या है? तो आज हमको पढ़ना है खंडन। तो देखो खंडन किसे कहते हैं? तो सरल संरचना रखने वाले, सरल संरचना रखने वाले बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर कई बार अनेक टुकड़ों में क्या होता है? विभाजित होता है। जैसे ये स्पायरोगायरा है,
क्या है? स्पायरोगायरा। तो बहु सरल संरचना रखने वाला क्या है? बहुकोशिकीय क्या है? सजीव। तो इसका शरीर कई बार अनेक टुकड़ों में या अनेक खंडों में क्या होता है? विभाजित होता है। अनेक टुकड़ों में या अनेक खंडों में क्या होता है? और प्रत्येक खंड में से एक नया क्या बनता है? सजीव। एक नया क्या बनता है? इसलिए इस पद्धति को क्या बोलते हैं? खंडन। क्या बोलते हैं? अच्छा, खंडन और विखंडन में क्या अंतर है? तो विखंडन किसके अंदर होता है? एक कोशिकीय सजीव में। और खंडन किसके अंदर होता है? बहुकोशिकीय सजीव में। तो मैंने कहा सरल संरचना रखने वाले, सरल संरचना बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर कई बार अनेक खंडों में अथवा टुकड़ों में क्या होता है? विभाजित होता है। और प्रत्येक खंड में से एक नया क्या बनता है? सजीव। तो इसको हम बोलते हैं क्या? खंडन। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? खंडन। अच्छा, इसका उदाहरण क्या आएगा? स्पायरोगायरा। क्या आएगा? अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। अच्छा, पुनरुद्भवन को पुनर्जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। ये आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्लेनेरिया। किसके अंदर? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। प्लेनेरिया और हाइड्रा में। तो देखो यहाँ पर प्लेनेरिया ऐसा होता है, ये प्लेनेरिया है। अब इसके शरीर को मैं कितने भाग में बांटता हूँ? दो। कितने भागों में बांटता हूँ? तो क्या होता है कि सजीव का शरीर कई बार अनेक टुकड़ों में क्या होता है? विभाजित होता है। यानी सजीव का शरीर कई बार अनेक टुकड़ों में क्या होता है? समझ लो कि अचानक क्या हो? टूट जाए। सजीव का शरीर अचानक क्या हो? टूट जाए। अब टूटे हुए भाग पर मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? निर्माण। मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? ए के पास बी भाग नहीं था तो बी का क्या किया? निर्माण। बी के पास ए भाग नहीं है तो ए का क्या करेगा? निर्माण करता है। ए का क्या करता है? तो सजीव का शरीर कई बार क्या होता है? अनेक निकले का अचानक क्या हो? टूट जाए। सजीव का शरीर अचानक क्या हो? और टूटे हुए भाग पर, टूटे हुए मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? निर्माण। तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन अथवा क्या बोलते हैं? पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? सजीव का शरीर अचानक कहीं क्या होता है? टुकड़ों में क्या हो जाए? टूट जाए। बड़ा सजीव का शरीर अचानक क्या हो? टूट जाए। टूटे हुए भाग पर, टूटे हुए मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? निर्माण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन। छिपकली में क्या होता है? कभी कभी पूंछ कट जाती है तो नई पूंछ आ जाती है, पर पूंछ में से नई छिपकली बनती है, तो इसलिए वो पुनरुद्भवन होगा नहीं। खाली पूंछ का क्या होता है? पुनरुद्भवन। पर पूंछ पूरी एक नया छिपकली बनाती है, तो इसलिए वो पुनरुद्भवन कहलाएगा। तो सजीव का शरीर अचानक क्या हो? टूट जाए। बड़ा सजीव का शरीर अचानक क्या हो? टूटे हुए भाग पर, टूटे हुए मूल भाग जैसे भाग का क्या हो? निर्माण हो। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन अथवा पुनर्जनन कहते हैं। उदाहरण क्या जाएगा? प्लेनेरिया और हाइड्रा। क्या हो जाएगा? अब इसके बाद आता है क्या? तो इसके बाद आता है हमारा, देखो, मुकुलन। अच्छा, मुकुलन को बोलते हैं कलिका सर्जन। क्या बोलते हैं? कलिका सर्जन। ये किसके अंदर होता है? तो हाइड्रा में। किसके अंदर? और ईस्ट में। हाइड्रा और ईस्ट में। तो हाइड्रा में क्या होता है कि ऐसा होता है हाइड्रा। देखो, सजीव शरीर के किसी एक स्थान से, सजीव शरीर के किसी एक स्थान से कुछ भाग क्या हो? उभर आए। कुछ भाग क्या हो? और उसमें धीरे धीरे, और उसमें कोशिका केंद्र, कोशिका और कोशिका द्रव्य का क्या हो? निर्माण। कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य का क्या हो? तो बनने वाली रचना को, बनने वाली मुकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अथवा कलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर ये मुकुल इस मातृ प्राणी से क्या होता है? अलग। मातृ प्राणी से क्या होता है? अलग होता है।
और अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। स्वतंत्र रूप से अपना जीवन क्या करता है? तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मुकुलन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सजीव शरीर के किसी एक स्थान से, सजीव शरीर के किसी एक कुछ भाग क्या हो, उभर आए, कुछ भाग क्या हो और उसमें धीरे धीरे और उसमें कोशिका केंद्र, कोशिका और कोशिका द्रव्य का क्या हो, निर्माण हो, तो बनने वाली रचना को मुकुल अथवा कलिका कहते हैं। फिर ये मुकुल जो होता है वो इस मातृ प्राणी से क्या होता है? अलग। मातृ प्राणी से क्या हो जाता है? अलग। और अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। स्वतंत्र रूप से अपना जीवन क्या करता है? तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मुकुलन। अच्छा, ईस्ट में क्या होता है कि मुकुलन कई बार होता है। मुकुलन क्या होता है? कई बार होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? मुकुल की श्रृंखला के द्वारा, किसके द्वारा? या मुकुल यानी कलिका की क्या बनती है? श्रृंखला। कलिका की क्या बनती है? और श्रृंखला के द्वारा उसमें क्या होता है? मुकुलन होता है। यानी बार बार ये ईस्ट है ना, इसमें उभरेगा, ऐसे ऐसे 2-3 बार क्या होगा? उभरेगा। आय में यानी क्या बन जाएगी? मुकुल की श्रृंखला। क्या बन जाएगी? मुकुल की श्रृंखला यानी कलिका की क्या बनेगी? श्रृंखला। अब ये तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग। तो कितने इष्ट बने? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुकुलन किसके द्वारा होता है? इष्ट में मुकुल की श्रृंखला द्वारा। उसके द्वारा बोल, इतना समझ में आ गया? तो आज मैंने कहा था आपको खंडन बना, दूसरा पुनर्भवन और मुकुलन। अब हम बाकी के 2 पढ़ेंगे। बीजाणु समासन। बीजाणु समासन। तो ये बीजाणु समासन किसके अंदर होता है? म्यूकर में। किसके अंदर? और म्यूकर क्या है? कवक है। म्यूकर क्या है? कवक है। अब कवक का शरीर जाल जैसा होता है। कवक का शरीर कैसा होता है? और ये कवक का जाल, ये कवक का कवक तंतु का बना होता है। किसका बना होता है? कवक तंतु का बना होता है। तो कवक का शरीर कैसा होता है? जाल जैसा। कवक का शरीर कैसा होता है? और कवक का जाल किसका बना होता है? कवक तंतु का। किसका बना होता है? अब ये कवक तंतु पर बीजाणु धानी का, बीजाणु धानी का क्या होता है? निर्माण। बीजाणु धानी का क्या होता है? और बीजाणु धानी में बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण। बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर ये बीजाणु धानी परिपक्व बनती है। क्या बनती है? परिपक्व। और परिपक्व बनकर क्या होती है? फट जाती है। परिपक्व बनकर क्या होती है? तो इसके अंदर है बीजाणु। इसके अंदर हवा में क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। हवा में क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। और प्रत्येक बीजाणु में से प्रत्येक एक नया कवक बनता है। एक नया क्या बनता है? और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? बीजाणु समासन कहते हैं। तो लिखने का कवक का शरीर कैसा होता है? जाल जैसा। अब कवक का जाल कवक तंतु का बना होता है और कवक तंतु पर बीजाणु धानी का क्या होता है? निर्माण। अब बीजाणु धानी में बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण। फिर बीजाणु धानी क्या बनती है? परिपक्व। और परिपक्व बनकर क्या होती है? और उसके अंदर है बीजाणु हवा में क्या होते हैं? मुक्त। और मुक्त हुए प्रत्येक बीजाणु में से एक नया कवक बनता है। तो इसको बोलते हैं बीजाणु समासन। क्या बोलते हैं? अगला आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन इसको बोलते हैं वानस्पतिक, वानस्पतिक प्रजनन अथवा जनन। तो देखो कायिक प्रवर्धन अथवा वानस्पतिक प्रजनन, तो उच्च कक्षा की वनस्पति में उच्च कक्षा की वनस्पति में मूल पर्ण प्रकांड, मूल पर्ण प्रकांड जैसे वानस्पतिक अंग में से, जैसे वानस्पतिक अंग में से
नया पौधा, नया विकसित होने की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, अथवा क्या बोलते हैं, वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उच्च कक्षा की वनस्पति में, उच्च कक्षा की मूल पर्ण प्रकांड, मूल पर्ण जैसे वानस्पतिक अंग में से, जैसे वानस्पतिक नया पौधा, नया विकसित होने की क्रिया को, विकसित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते, अथवा क्या बोलते हैं, वानस्पतिक प्रजनन। क्या बोलते हैं? अब उदाहरण देखेंगे तो क्या होता है कि नंबर 1, आलू के प्रकांड में से, प्रकांड में से कलिका का उद्भव, कलिका का उद्भव। तो आलू की कभी खेती देखी हो तो आलू के हम क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं और उसको जमीन में क्या करते हैं, बो देते हैं। आए तो उसमें से एक नया आलू का क्या बनता है, पौधा, और एक नया आलू तैयार होता है। तो आलू क्या होता है कि आलू में जो प्रकांड होता है, आलू का जो पौधा होता है उसके अंदर जो प्रकांड होता है वही क्या बन जाता है, आलू। क्या बन जाता है? अब उस आलू को हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? और उस टुकड़े को हम क्या करते हैं, जमीन में बोते हैं और उसमें से नया पौधा क्या हो रहा है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम बीज नहीं बो रहे हैं, हम वनस्पति के किसको, भाग को बो रहे हैं। वो भी कौन सा भाग है, प्रकांड। प्रकांड यानी तना, और तने को बोकर उसमें से एक नया क्या बन रहा है, पौधा। तो वो कहलाएगा क्या, कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाएगा? नंबर 2, शकरकंद के मूल में से कलिका का उद्भव, कलिका का उद्भव। शकरकंद की जड़ को अगर क्या करो, जमीन में क्या करो, बो दो, तो उसमें से शकरकंद का नया पौधा बनता है और उसमें से नया शकरकंद तैयार होता है। तो ये क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाएगा? नंबर 3, बायोफिल्म, बायोफिल्म इसको बोलते हैं पर्णफुटी। क्या बोलते हैं? पर्णफुटी। पर्ण की, पर्ण किनारी में से, पर्ण की, पर्ण किनारी में से, पर्ण किनारी में से कलिका का उद्भव, कलिका का उद्भव। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, बायोफिल्म जो है एक वनस्पति है, उसके पत्ते की पर्ण किनारी में से, उसके पत्ते की ये पर्ण किनारी में से कलिका क्या होती है, उद्भव। ऐसी कलिकाएं उद्भव होती है, ऐसी कलिकाएं क्या होती है, उद्भव। और उद्भव होने के बाद ये कलिकाएं टूट कर कहाँ गिरती है, जमीन पर। कहाँ गिरती है? और उसमें से नया पौधा बनता है। तो यानी पत्ते में से कलिका बनी और उसमें से क्या बना, नया पौधा। तो वो कहलाएगा कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन की मानव के द्वारा विकसित की गई कृत्रिम 3 पद्धतियां हैं। कृत्रिम कितनी पद्धतियां हैं? 3। पहला है पर्तन करना, पर्तन करना, पर्तन करना यानी कलम करना, कलम करना। अब कलम करना किसमें होता है, तो जैसे गुलाब, गुलाब, अंगूर और गन्ना में, गुलाब, अंगूर और गन्ना में। अब गुलाब में क्या होता है, किसी के गमले में गुलाब का पौधा लगाओ तो हम क्या करते हैं, उसकी एक डाली को काट लाते हैं, हमारे गमले में लगा देते हैं और उसको रोज सूर्य प्रकाश और पानी मिले तो उसमें से नया सा गुलाब का पौधा क्या होता है, तैयार होता है। तो इसका मतलब कि मूल पर्ण प्रकांड वनस्पति का क्या है, अंग है, मूल पर्ण प्रकांड। और कभी कलिका को, कभी जमीन में क्या करते हैं, बोकर, जमीन में बोकर उसमें से नया पौधा विकसित करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, कर्तन करना अथवा कलम करना कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिखने का मूल पर्ण प्रकांड। और कभी कभी कलिका के टुकड़े को, कलिका के जमीन में बोकर, जमीन में बोकर उसमें से नया पौधा विकसित करने की क्रिया को कर्तन करना अथवा कलम करना कहते हैं। उदाहरण आएगा गुलाब, अंगूर और गन्ना। अब आता है इसके बाद दाब कलम।
दाग कलम। दाग कलम किसके अंदर होता है? तो दाग कलम होता है मोगरा, चमेली, गुड़हल, मोगरा, चमेली और गुड़हल। जैसे ये क्या है कि मोगरे का क्या है? पौधा है। ये मोगरे का क्या है? तो वनस्पति के प्रकांड की, वनस्पति के किसी एक शाखा को जमीन की तरफ मोड़कर, जमीन की तरफ, उसके बीच का कुछ भाग जमीन में क्या हो? दबा रहे, और आगे का भाग जमीन के कहाँ रहे? बाहर। इस प्रकार मिट्टी से दबाया जाता है। मिट्टी से क्या किया जाता है? अब मिट्टी में दबे हुए भाग पर से धीरे धीरे मूल तंत्र का क्या होता है? विकास। फिर इस बाल पौधे को इस मातृ पौधे से क्या कर देते हैं? अलग। बाल पौधे को मातृ पौधे से क्या कर देते हैं? तो ये बाल पौधा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? दाब कलम। क्या बोलते हैं? फिर से देखो, वनस्पति के प्रकांड की किसी एक शाखा को, यानी किसी एक डाली को जमीन की तरफ मोड़कर, जमीन की तरफ, उसके बीच का कुछ भाग जमीन में क्या हो, और आगे का भाग जमीन के कहाँ रहे? बाहर रहे। इस प्रकार मिट्टी से दबाया जाता है। मिट्टी में दबे हुए भाग पर धीरे धीरे मूल तंत्र का क्या होता है? विकास। फिर ये बाल पौधे को मातृ पौधे से क्या कर देते हैं? अलग। तो बाल पौधा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? दाब कलम। क्या बोलते हैं? इसका उपयोग क्या होता है? मोगरा, चमेली और गुड़हल। मोगरा, चमेली और अब अगला आता है रोपण। रोपण में क्या होता है? जैसे कि ये ना नारंगी का पेड़ है, ये नारंगी का क्या है? पेड़ है। अब नारंगी के पेड़ की एक डाली के साथ मैं नींबू की एक डाली को क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ। नींबू की डाली को क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ। नारंगी के पेड़ के साथ नींबू की एक डाली को क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ। यानी क्या करने का? नारंगी के पेड़ की एक डाली जो है उसमें खांच बनाओ। क्या बनाओ? और उसके अंदर गोबर भर देते हैं, और फिर ये नींबू की डाली को उसके अंदर डालकर रस्सी से क्या करते हैं? बांध देते हैं। रस्सी से क्या करते हैं? तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद इसमें क्या आ जाएंगे? पत्ते। क्या आ जाएंगे? और फिर नींबू का फल लगना शुरू हो जाए। तो एक ही पेड़ पर हमको नारंगी और नींबू दोनों खाने को मिलता है। तो एक ही जाति की, एक ही अथवा दो अलग अलग जाति की, दो अलग अलग वनस्पति के दो भागों को, वनस्पति के इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस प्रकार कि एक ही वनस्पति के रूप में वो क्या हो? विकसित हो। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? रोपण। क्या बोलते हैं? रोपण कहते हैं। एक ही जाति की अथवा दो अलग अलग जाति की वनस्पति के दो भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक ही वनस्पति के रूप में वो क्या हो? विकसित हो। क्या हो? तो इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? रोपण कहते हैं। क्या बोलते हैं इस पद्धति को? बोला आ गया सब में? किसमें उपयोग करते हैं? नारंगी और नींबू में। इसके अलावा आम में भी करते हैं। आज में बहुत सारे उदाहरण है, पर अपने को याद रखने का नींबू, नारंगी और आम। बोला आ गया सब में? तो ये था हमारा क्या? कायिक प्रवर्धन अथवा वानस्पतिक प्रजनन। उच्च कक्षा की वनस्पति में मूल, पर्ण, प्रकांड जैसे वानस्पतिक अंग में से नया पौधा विकसित करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन अथवा वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। उदाहरण आएगा, आलू के प्रकांड में से कलिका का उद्भव, शकरकंद के मूल में से कलिका का उद्भव, बायोफ्रीडम यानी पर्णकुटी, पर्ण की पर्ण किनारी में से कलिका का उद्भव। अच्छा, कायिक प्रवर्धन की मानव द्वारा विकसित की गई कितनी पद्धतियां हैं थी? पहला है पर्तन करना, क्या करना? दूसरा दाब कलम और तीसरा रोपण। समझा गया?